गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसुआ से। बच्चों, लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने अनेक बार हिस्ट्री के अनेक टॉपिक्स पे चर्चा की है। हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया है। आज बच्चों हम लोग मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पहली बार मौर्य साम्राज्य के द्वारा ही हमें भारत में राजनीतिक एकता देखने को मिलती है और मौर्य साम्राज्य लोक कल्याण की भावना पर आधारित थी। मौर्य प्रशासन लोक कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए काम कर रहे थे और यह प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था होते हुए भी यह निरंकुश नहीं था। प्रजा का हित सर्वोपरि था और राजा अपने विवेक से, प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक से प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर थे। हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उनके साप्तांग सिद्धांत की जानकारी मिलती है, जिसके अंतर्गत हमें उनके सिद्धांत की जानकारी मिलती है। उनके सिद्धांत के अनुसार किसी भी राज्य को या साम्राज्य को चलाने के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है: राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, जनपद आदि, और इन्हीं के द्वारा राज्य प्रशासन को चलाया जा सकता है। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य तक आते आते काफ़ी विशाल हो गया था और इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक विशाल सेना की ज़रूरत थी, एक प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी। तो इन चीज़ों के लिए करारोपण जरूरी था और जो सरप्लस प्रोडक्शन था, अधिशेष उत्पादन, उस पर राज्य का नियंत्रण होना आवश्यक था। साथ ही जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जटिलता थी, उसके समाधान के लिए, निराकरण के लिए भी एक विकसित प्रशासनिक तंत्र की ज़रूरत थी, एक प्रशासन की ज़रूरत थी। इन्हीं सब आवश्यकताओं को देखते हुए मौर्य साम्राज्य में मौर्य प्रशासन के द्वारा इन चीज़ों के बारे में ध्यान दिया गया और करारोपण से लेकर अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण हेतु, साथ ही एक विशाल सेना रखने हेतु एक विकसित प्रशासनिक तंत्र हमें देखने को मिलती है। साथ ही राज्य के लिए पहले से चली आ रही संकल्पनाओं एवं नवीन संकल्पनाओं, जैसे चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा आदि को असली रूप में लागू करने के लिए भी मौर्य प्रशासन तत्पर था और इन सब आवश्यकताओं को देखते हुए एक विकसित मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें बहुत सारे स्रोतों से मिलती है, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख आदि। ये सारे मूल स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन का उद्देश्य प्रजा के लिए लोक कल्याण की स्थापना करना, अधिक से अधिक कर की प्राप्ति करना, एक विकसित प्रशासनिक तंत्र का विकास करना, राज्य को स्थायित्व प्रदान करना आदि था। हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त के समय में ही हो गई थी और कमोवेश यह परिवर्तित एवं संशोधित रूप में आगे भी चलती रही। मौर्य प्रशासन के अनेक अंग थे: केंद्रीय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, नागरिक प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आदि। आइए सिलसिलेवार ढंग से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन को देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में राजा ही इसकी धुरी थी और राजा सर्वोच्च अधिकारी था। सारी शक्तियाँ उसमें निहित थी, चाहे वो दंड देने की हो, न्याय करने की हो, कर के मामले में हो, राजा इसकी धुरी थी और उसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। राजा को अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार था, अपने अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार था और ये सारे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मौर्य सम्राट थे, शासक थे, वो निरंकुश हो गए थे। उनके मन में प्रजा कल्याण की भावना सर्वोपरि रहती थी। चूँकि राजा मंत्री परिषद की नियुक्ति करते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि मंत्री अवरोध का भी काम किया करते थे, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित थी, इसलिए कि उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी और राजा कभी भी उसे हटा सकते थे। उसी प्रकार राज्य में, साम्राज्य में एक विकसित प्रशासनिक तंत्र का भी विकास था। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 18 तीर्थ एवं 27 अध्यक्षों के द्वारा जो विभिन्न विभाग के
सर्वे सर्वा थे, उनके द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। और अधिकारियों में निम्न अधिकारी भी थे, उच्च अधिकारी भी थे, और सभी अधिकारियों का जो वेतन है वो 48,000 पन से लेकर 48 पन के बीच में निश्चित किया गया था और उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। इसी प्रकार साम्राज्य में गुप्तचर प्रशासन की भी व्यवस्था थी। राजा गुप्तचर के द्वारा राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों, विद्रोह एवं प्रजा के दुख आदि के बारे में फीडबैक लिया करते थे और उसके आधार पर फिर अपने शासन में परिवर्तन करते थे। आंतरिक षड्यंत्रों आदि के बारे में भी ये गुप्तचर लोग राजा को सूचना दिया करते थे और फिर उन षड्यंत्रों विद्रोहों को दबाया जाता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सैन्य प्रशासन का भी एक विकसित तंत्र था। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य प्रशासन में सेना 6 भागों में बटी हुई थी। रथ सेना, अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना, यातायात समिति और गज सेना समिति। और ये चतुरंगी सेना, अश्व, रथ, गज, पैदल, इनके द्वारा एक विशाल सेना का संगठन किया गया था और उनको नगद वेतन दिया जाता था और इसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी थी। आइए हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि उनके अन्य प्रशासन, नागरिक प्रशासन के बारे में भी चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में एक विकसित नागरिक प्रशासन की व्यवस्था थी। नगर प्रशासन के प्रमुख को नागरिक कहा जाता था और यहाँ पर 6 प्रकार की समितियाँ थी और सभी के कार्य अलग अलग थे और एक समिति में कम से कम 5 सदस्य होते थे और ये सभी बाहर से आने वाले व्यक्तियों, राजस्व आदि की देखरेख करते थे। ये 6 समितियाँ हमेशा कार्य करती रहती थी और इस तरह से नगर प्रशासन को सुव्यवस्थित एवं सुचारित तरीके से किया जाता था। राजस्व प्रशासन की व्यवस्था थी। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में एक सुविकसित राजस्व प्रशासन की जानकारी मिलती है। राजस्व की प्राप्ति हेतु जो सूची बनाई गई थी उसमें वन, भूमि, चारागाह, सड़क, जुर्माना आदि से राज्य को आय की प्राप्ति होती थी और फिर उसका व्यय किस तरह से किया जाए ताकि प्रजा का कल्याण हो, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि भू राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था और यह 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक कुल उपज का वसूला जाता था। इसी प्रकार हम मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन को भी देखते हैं। हमें 4 प्रांतीय राजधानियों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैन और पाटलिपुत्रा मध्य की राजधानी थी। और इस प्रकार हमें ये प्रांतों के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रांत के जो प्रमुख होते थे वे प्रांतपति या कुमार कहलाते थे, जिसकी नियुक्ति राजा करते थे और उसकी भी एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन वो मंत्री परिषद कभी कभी बिना प्रांतपति को सूचना दिए वो सीधे राजा को सूचना देते थे और इस तरह से प्रांतीय शासन चलता था। उसी प्रकार से स्थानीय प्रशासन में हम आहार या विषय को देखते हैं, क्योंकि ये जिला स्तर का क्षेत्र था और इसके जो प्रमुख थे वो विषयपति कहलाते थे और साथ ही इनके अन्य नाम प्रदिष्टि, युक्तक, राजयुक आदि थे। उसके बाद हम स्थानीय प्रशासन में गांव को देखते हैं। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसके प्रमुख ग्रामीण कहलाते थे और राजस्व आदि कामों के लिए जो वहां अधिकारी थे वो गोप या स्थानिक कहलाते थे और ये राजस्व संग्रहण हेतु उत्तरदायी थे। और इस प्रकार से पूरे मौर्य साम्राज्य में एक प्रशासनिक तंत्र विकसित था, जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बेहतर तरीके से संचालित किया जाता था और यह अपने आप में अद्वितीय था। बाद के दिनों में भी इसी तरह का प्रशासनिक तंत्र विकसित रहा और चलता रहा। धन्यवाद।